हेलो गाइस, हम वीटा डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम लोगों ने आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है जो खास तौर पे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी के बच्चों के लिए बहुत लाभदायी होने वाला है। इसी क्रम में जीएस का जो टॉपिक है या जीएस आपके साथ एक सेगमेंट होता है आपके एग्जाम में, उस सेगमेंट में मैं इंडियन पॉलिटी से आपकी शुरुआत कर चुका हूँ। आज की वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी बातें करी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डेवलप होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन की द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरियस एक्ट हैं जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आइडिया लिया कि हम वर्तमान समय में किस तरीके से अपने संविधान को बनाएं, हम उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। 1858 से पहले एक घटना होती है बच्चों, 1857। ये 1857 की जो घटना है इसको सिपाही म्यूटिनी के तौर पे भी जाना जाता है। और यदि मैं बात करूं वीडी सावरकर की, तो ये पहले वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के जो डॉक्यूमेंट्स थे, ब्रिटिश आर्काइव के अंदर रखे हुए जो डॉक्यूमेंट थे, उनकी बहुत थॉरो स्टडी करी। जब ये ब्रिटेन में रहते थे, इंडिया हाउस ब्रिटेन में, तो बहुत थॉरो स्टडी करी इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीडी सावरकर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 1857 के, जिसको कि बहुत लोगों ने सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह भी बोला है, उनको, उस घटना को वीडी सावरकर ने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये प्रूफ किया है कि इट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच वाज स्टार्टेड बाय इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी, जब हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम 1857 के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम अपना जो प्रीमाइसेस है, जो अपना माइंडसेट है, वो केवल पॉलिटी की तरफ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो पॉलिटी के इवेंट है या कोई भी इवेंट है, उसको, प्रेजेंट इवेंट को समझने के लिए उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो 1857 में बहुत सारी चीजें हुई। 1857 के रिवॉल्ट में हिंदू मुस्लिम जो थे वो दोनों एक साथ इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बहुत जगह जो इंडियन सोल्जर हैं उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और वो उसके साथ फाइट करे। बहुत जगह मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम सोल्जर्स जो थे उन्होंने हिंदू लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और उन्होंने फाइट करी। तो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक सामाजिक जो ढांचा था वो ब्रिटिश के सामने आया, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक प्लान डिजाइन किया कि कैसे हिंदुस्तान को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इन्होंने फौज के जो स्ट्रक्चर है, फौज का स्ट्रक्चर, उसको भी थोड़ा चेंज किया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को चेंज किया इन्होंने। मुस्लिम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, खासतौर पर फौज के अंदर एंट्री थी, उसमें बैन लगाया, और बहुत जगह इन्होंने इस तरीके से प्रभाव बनाना शुरू किया जिससे कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तानियों को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। उसी क्रम में इन्होंने एक काम किया कि एक केंद्रीय प्रणाली को, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसको इन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस 1858 के जो एक्ट है, इस पे इन्होंने इंडियंस को एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देने की कोशिश करी कि जिससे पूरा का पूरा जो इंडियन टेरिटरी है वो सारे के सारे किसके कंट्रोल पे आ जाए, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल पे। इस क्रम में इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, उसके द्वारा इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश का था हिंदुस्तान के अंदर, उसको सीधे किसके अंदर डाल दिया, क्राउन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब एक टर्म आता है क्राउन। बच्चों, यदि आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दो टर्म आपको मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट वहां पर को किंग है, लेकिन वहां पर को जो एक सोवरेन अथॉरिटी जो है वो वहां क्राउन है। ठीक है, तो सोवरेन अथॉरिटी जब भी लिया जाएगा टर्म, तो हम क्राउन का टर्म लेंगे, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे जब ब्रिटेन का लिया जाएगा तो हम किंग को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट किंग है, इसलिए ब्रिटेन के अंदर मोनार्की है। लेकिन ऐसा नहीं कि किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां जो पावरफुल है, जो सोवरेन अथॉरिटी है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो क्या चीज आती है, क्राउन आता है। और इस क्राउन के अंदर किंग के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों ही आते हैं, और किंग बाध्य है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोल आता है 1857 में, वो किसके अंडर पे आ जाता है,
क्राउन के अंडर आ जाता है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि जो ब्रिटेन का यदि हम बात करें, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल कब होता है या वहां पर को प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल कब होता है, तो 1937 के ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लंबे समय तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो पावर में रहता है। खैर वो एक पूरा अपना इतिहास है कि ब्रिटेन के अंदर कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर बहरहाल आगे बढ़ते, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया जाता है और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर पे चला जाता है, क्राउन के अंडर पे चला जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल स्टेटस होता है वो क्या हो जाता है, अब खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया खत्म हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अब कहां ट्रांसफर हो गया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ट्रांसफर हो गया, वो क्राउन के पास ट्रांसफर हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल क्या रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, एक ब्रिटिश कंपनी के तौर पर रहेगी जो ट्रेड करती थी, खासतौर पर चाय के व्यापार में, टी के व्यापार में अब भी किसकी मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी थी, अपने चाय बागान थे, ठीक है, और वैसे भी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों रही, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो यहां से आपको पता चलेगा कि 1813 तक, ठीक है, 1600 से लेके 1813 तक लगभग कम से कम कितने साल, 200 साल हिंदुस्तान के अंदर जो व्यापार किया है इंग्लैंड के बिहाफ पर, वो केवल एक कंपनी ने किया, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 में कुछ कंपनी हिंदुस्तान में आई, 1833 के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंपनियों को चाय में व्यापार में भी क्या मिल गई, परमिशन मिल गई, वरना 1833 तक चाय के व्यापार के साथ तो केवल और केवल कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। और यदि बात करी जाए 1813 तक, तो 1813 तक तो भारत में ब्रिटेन के बिहाफ पर जो व्यापार कर रही है वो एक ही कंपनी कर रही है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 के बाद बाकी कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। खैर बहरहाल यहाँ पर को 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यहाँ पर को ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल खत्म हो जाता है। ये शिफ्ट हो जाता है कहां पर को, ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन के अंदर। क्राउन के अंदर शिफ्ट होता है तो उसमें कुछ काम किए जाते हैं जिससे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहां शिफ्ट हो जाए, क्राउन में। तो सबसे पहली बात तो क्या किया जाता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये पॉलिटिकल मामलों को देखता था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये कॉमर्शियल मामलों को देखता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंदर दो तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, पॉलिटिकल वर्क एंड कॉमर्शियल वर्क को क्या करती थी, रेगुलेट करती थी। तो इस सिस्टम को हम बोलते थे डुअल गवर्नमेंट। तो क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया तो डुअल गवर्नमेंट वाला कोई सिस्टम की आवश्यकता रही नहीं, तो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ जो कि किसके अंडर कंट्रोल पे रहा, गवर्नर जनरल, जिसको अब क्या कहा जाने लगा था, वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर दो आपको टाइटल मिलेंगे, एक टाइटल मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक टाइटल मिलेगा वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो होता क्या था बच्चों, वायसरॉय का मतलब होता है रानी, क्योंकि क्वीन थी ब्रिटेन के अंदर, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन इन इंडिया, दैट इज वायसरॉय। तो जब भी देसी रियासतों से, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, खासतौर पर इतनी जानकारी आपको जरूर होगी कि 1847 में जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो हमारे पास लगभग 552 रियासत थी, 552 रियासतें थी राजाओं के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली। और वो जो राजा थे वो अंग्रेजों के शर्तों को बहुत आंख बंद करके मान लेते थे, ठीक है। तो इसका मतलब 1858 में भी बहुत सारी रियासतें रही होंगी, उन रियासतों के राजा जो है वो अंग्रेजों की बात मान लेते होंगे, इसीलिए उनके पास रियासतों की कमान रही होगी। तो यदि वायसरॉय या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन जब राजाओं के साथ मिलते थे या राजा उनके दरबार में आते थे, तो उस समय जो गवर्नर जनरल के ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको वायसरॉय ऑफ इंडिया के तौर पे टाइटल किया जाता था, ठीक है। वो यहाँ पर कोई क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेसिकली वो एक ब्रिज का काम कर रहा है कि यहाँ के राजाओं को का कम्युनिकेशन क्वीन के साथ करवाने का, या क्वीन के जो आदेश है उनको राजाओं तक पहुंचाने का काम। तो वहां पर वो वायसरॉय के तौर पे जाने जाते थे। और जब ब्रिटिश इंडिया को वो कंट्रोल करते थे या रेगुलेट करते थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जब वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, वहां पर को उनको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते थे, ठीक है।
तो बहुत सारी ब्रिटिश टेरिटरी है जहां पर वो गवर्नर बैठते थे, कमिश्नर्स बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बैठते थे। तो जो ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जब उसको कंट्रोल किया जाता था तो तब वही अधिकारी गवर्नर जनरल होते थे। जब राजा रियासतों को कंट्रोल किया जाता था तो वही अधिकारी किस टाइटल से आते थे, वॉइस रॉय की। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अटपटी सी बात है, तो इसको ऐसे समझिए, भारत के राष्ट्रपति जिस समय लेजिस्लेचर की बात चलती है, संसद की बात चलती है, तो उस समय उनको हम प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं। लेकिन जब हमारी फौज की बात चलती है, जब डिफेंस की बात चलती है, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑफिस के जो व्यक्ति हैं उनके पास दो अलग अलग क्या है, पावर है, जिनको वो एग्जीक्यूट करते हैं। ऑफिस एक ही है, तो वो चीजें ऑफिस एक ही है, लेकिन पावर क्या कर रहे हैं, अलग अलग। अब इसको हमको एकदम सेपरेट करना था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के इस फीचर को सेपरेट कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय द ऑफिस ऑफ वायसरॉय। बेसिकली ये होना चाहिए था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैंडल्स द मैटर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स और द देसी रियासत इन इंडिया इन अ टाइटल ऑफ वायसरॉय और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। ठीक है, अगला, ये डुअल गवर्नमेंट खत्म हुई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हिंदुस्तान के सभी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देखता था, ये हमने यहां पर को भी बात करी थी। ठीक है, अब इसको कौन देखता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर थी सारी की सारी किसको डेलीगेट कर दी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाउस ऑफ पीपल के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बहुत रिप्रेजेंटेटिव हैं। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को वहां के प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्ट्रीज देते थे, अलग अलग मामलों का हेड बनाते थे। तो जो हिंदुस्तान के मामलों के हेड थे उनको जो टाइटल दिया गया वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे पे थे, हिंदुस्तान के मामलों को देखते थे, तो उनको टाइटल दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, भारत सरकार सचिव बोलते थे। तो भारत के जितने भी मामले थे वो पार्लियामेंट के पटल पे रखने का, पार्लियामेंट के टेबल पे रखने का काम किसका होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वहां की कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे और साथ में रेस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, साथ में एक इंडियन काउंसिल स्टैब्लिश करी गई। ठीक है, इसको इंडियन काउंसिल बोला जाता था, जो कि एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता था और वो किसकी मदद करने के लिए, किसकी असिस्ट करने के लिए होता था, किसी की सलाह देने के लिए होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने के लिए होता था। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल के अंदर कितने मेंबर रखे गए थे, 15 मेंबर। ठीक है, अलग अलग चीज के एक्सपर्ट्स होते थे ये, और ये किसको सलाह करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है, ठीक है, देखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, हम जो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं बच्चों, वो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी के छात्रों के लिए। ठीक है, खास तौर पे हम एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उन टॉपिक को आपके साथ, उन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस किया जाए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, एज फार एज लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, तो वहां आपको ये इंडियन काउंसिल एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यदि हम किसकी बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, लेकिन हमको एक बेसिक पॉलिटी की जानकारी रखनी है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम किसकी बात करेंगे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को पढ़ने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो घटनाएं मैं जहां पर को डिस्कस करूंगा, एक घटना डिस्कस करूंगा 1905 की और एक घटना डिस्कस करूंगा 1906 की। ठीक है, उससे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई दो घटनाओं की बात करता हूं, 1905 की घटना और 1906 की घटना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप थी या मेंबर थे वो हिंदू मेंबर ज्यादा थे। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि क्योंकि 1857 का ब्रिटिश के पास एक अच्छा अनुभव नहीं था, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी हिंदुस्तानियों के साथ फाइट करने की। इतने मिनिमम रिसोर्सेज में भी हिंदुस्तान के समाज ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों को बड़ा मतलब लोहे के चने चबवा दिए थे। उनको बहुत आसान नहीं था 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस कर देना अंग्रेजों के द्वारा, और ये इस वजह से हो पाया क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के समाज में हिंदू या मुस्लिम इंटरेस्ट को लेके कोई भी विवाद नहीं था। वो सब अपने आप को एक तरीके से इंडियन मानते थे, अब सबके सब आपस में भाईचारे से रहते थे। अब अंग्रेजों को पता था कि यार कि समाज तो डिवाइड करना है तभी वो रूल कर पाएंगे, डिवाइड एंड रूल उनकी अपनी एक पॉलिसी रही है। हर स्तर पर उन्होंने समाज को डिवाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो 1905 में अंग्रेजों ने
एक अनाउंसमेंट किया डिवीजन ऑफ बंगाल का। अनाउंसमेंट तो इस आधार पर किया कि बंगाल का जो डिवीजन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट के लिए किया जाएगा या प्रशासन में थोड़ी सी सुविधा हो जाए इसलिए किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट था। अब सोचिए कि 1905 का जो बंगाल है, जो बंगाल का जो सूबा है 1905 का बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको हम कहते हैं, उसमें आज का वर्तमान समय का बांग्लादेश भी है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो एरिया था और उसको और इतना फर्टाइल एरिया, उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस उसका था, ठीक है, सामरिक महत्व उसका था, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्स बहुत ज्यादा थे, तो ब्रिटिश का टारगेट भी वो था, ठीक है। तो कहा तो यही गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट के लिए वो उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब डिवीजन की बात आई तो उन्होंने रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर दिया और अनप्लान्ड डिवीजन कर दिया। इसका विरोध हुआ, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट तक चलता है। 1906 में कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट चलाती है, भंग आंदोलन के तौर पे भी हम उसको जानते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ बंगाल। ऐसे डिवीजन ऑफ बंगाल में बंगाल के जो लोग होते हैं वो कांग्रेस के और अनुशीलन समिति जैसी जो संस्थाएं हैं उनके बैनर के नीचे, ठीक है, आकर बंगाल के डिवीजन का विरोध करती हैं, ठीक है। बहुत सारी सभाएं करी जाती हैं, अमार सुनार बांग्ला करके गीत है उसको गाया जाता है, एक दूसरे के हाथों में भाईचारे के सिंबल के तौर पर राखियां बांधी जाती हैं, ठीक है, ब्लैक डे शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत बहुत घटनाएं एक साथ साइमल्टेनियस चल रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स के आपसी भाईचारे को अंग्रेज तोड़ने में अभी तक विफल रहते हैं। लेकिन एक मैसेज जो कांग्रेस के फॉर्मेशन के दौरान से इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स के ऊपर पड़ रहा था, उसको अंग्रेज हवा देते हैं इस स्टेप से, 1905 के स्टेप से। और वो हवा जब थोड़ी सी चिंगारी के रूप में सुलगती है तो होता क्या है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर देते हैं। मुस्लिम लीग ग्राउंड में आके काम करना शुरू कर देती है। मुस्लिम लीग जो है वो ग्राउंड में आके काम करना शुरू करती है और मुस्लिम्स को कन्वे करती है कि यदि हिंदुस्तान आजाद होता भी है या ब्रिटिश का मतलब कांग्रेस या इंडियन के कंट्रोल में आता है तो मैक्सिमम जो बेनिफिट होगा वो हिंदूज का होगा, क्योंकि उन्हीं की हेडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वही कंट्रोल कर रही है और मैक्सिमम वही लोग सरकारी नौकरियों में भी हैं, वही लोग लाभ भी ले रहे हैं। तो एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जाता है कि बहुत सारे मुस्लिम धीरे धीरे मुस्लिम लीग से जुड़ना शुरू होते हैं और अंग्रेज इस बात को लगातार हवा देते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं और इंटेलेक्चुअल्स को कहते रहते हैं कि केवल हिंदू, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो हित है, वो केवल और केवल अंग्रेजों के साथ रह के ही क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी किसी और के साथ जाएंगे तो आपके हित सिद्ध या आपके हित जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो एक तरफ मुस्लिम अपने हितों को लेकर बात कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे फूट पड़नी शुरू हो जाती है। तो उसी दौरान 1909 में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें पहली बार, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय के अंदर इंडियंस को एंट्री दी जाती है एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें अंग्रेजों के लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या किया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और जो इनका इलेक्टोरल होगा वो भी मुस्लिम होगा। मतलब मुस्लिम ही किसको इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव कहां जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने ये जो अनाउंसमेंट किया, इससे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम का झुकाव या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का झुकाव कहां की तरफ को पड़ गया, ब्रिटिश की तरफ को जाने लगा, अंग्रेजों की तरफ को जाने लगा। कहीं ना कहीं इससे हिंदुस्तान के समाज की जो सामाजिक एकता थी, जो सोशल एक यूनिटी थी हमारी, उस पर इफेक्ट पड़ा और प्रभाव उसका ये हुआ कि यदि आप विभीसी का मतलब एक बहुत बड़े प्रभाव की बात देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस होने वाले दंगे, हिंदुस्तान का डिवीजन, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस तरीके की भावनाओं का रिजल्ट या परिणाम हो गई थी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अब फूट पड़ चुकी थी, डिवीजन हो चुका था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, उस समय लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय एंड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड मिंटो को भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है, कम्युनलिज्म, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने इस अनाउंसमेंट को किया था। और कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब किसी रिलीजन को लेके,
ठीक है, एक बहुत लार्ज कम्युनिटी को ये लगता है कि उनका कॉमन इंटरेस्ट है उस रिलीजन को लेके और वो सिक्योर करना है, उसको सुरक्षित करना है, तो हम कहीं ना कहीं किस में चले जाते हैं, कम्युनलिज्म की तरफ को चले जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में देखिए कम्युनलिज्म की ना बहुत सारे स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज में तो ऐसा लगता है कि यार कि ठीक है आप एक रिलीजन को अपना रहे हैं, अपनाइए, एक साथ मिलकर एक साथ ही रहते हैं, सिम्बायोटिक तौर पे सोसाइटी रहती है। वो पहला स्टेज होता है जहां पर को हर कोई कम्युनिटी के जो बंदे हैं वो अपने रिलीजन को एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन दूसरे रिलीजन वाले को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दूसरे रिलीजन वाले को पहले के एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पंडित जी और मौलाना साहब दोनों एक साथ घूमते भी हैं, रहते भी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट होते हैं वो एक दूसरे को सेपरेट बनाने की कोशिश करता है कि अब एक कम्युनिटी को लगता है कि उसके इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी की वजह से दब जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी को लगता है कि उसके इंटरेस्ट पहली कम्युनिटी को देख के दब जाएंगे। तो सेकंड फेज जो आता है उस फेज में अब आपके इंटरेस्ट को बचाने की कवायदें शुरू हो जाती हैं। और जो थर्ड फेज होता है कम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का, वो तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, उसमें दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इवन हिंदुस्तान का तो डिवीजन भी उसमें हुआ है। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस है ये। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कम्युनलिज्म का अब सेकंड फेज की शुरुआत जो है वो कौन कर दे रहा है, लॉर्ड मिंटो कर दे रहा है। यहां पर को मुस्लिम अब अपने कम्युनल इंटरेस्ट को लेकर क्या होने लग जाते हैं, थोड़े से किस तरफ को झुकने शुरू हो जाते हैं, ब्रिटिश की तरफ को। तो इंडियन सोसाइटी में ये भावना आनी शुरू हो जाती है कि अब मुस्लिम इंटरेस्ट अंग्रेजों के द्वारा ही क्या किए जा सकते हैं, सिक्योर किए जा सकते हैं, या फिर लगातार जब तक वो अपने इंटरेस्ट को बचाने की डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी इंटरेस्ट क्या कर दिए जाएंगे, सेकेंडरी कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके का डर, इस तरीके का भाव जो है वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के अनाउंसमेंट के कुछ सालों के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये बात मैं कुछ फैक्ट्स को एक ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रख के उनको समझ के तब कहने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों ध्यान में रखिएगा। तो जब ये कम्युनल इंटरेस्ट की बात आती है और मुस्लिम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात कर रहे होते हैं और लगातार झुक रहे होते हैं ब्रिटिश की तरफ को, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव बनता है कि कांग्रेस जो है वो एक अलग ही तरीके के सिस्टम को डिजाइन कर रही है। ठीक है, अंग्रेज इस चीज को भी हवा देते हैं। तो अब जो मैंने बोला ना सेकंड फेज में, पहले एक कम्युनिटी को लगेगा उसके इंटरेस्ट, उसके रेसिप्रोकल में दूसरी कम्युनिटी को लगेगा अब उसके इंटरेस्ट बचाने हैं। तो आप देखेंगे 1905 1915 के दौरान में या 1914 15 या 16 में आप देखेंगे हिंदू महासभा जैसे संगठन भी स्टैब्लिश होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब मुस्लिम इंटरेस्ट की बात आती है, उनको सिक्योर करने की बात आती है, तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। तो हिंदू का भी एक जो बड़ा ग्रुप है उसको ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस जो है वो उनके इंटरेस्ट भी सिक्योर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यदि आपको अपने इंटरेस्ट बचाने हैं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना है या अपनी पहचान को बचाना है, तो आपको भी अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने की मांग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने हितों को बचाए रखने की मांग के लिए 1915-16 में क्या चीज स्टेब्लिश हो जाती है, हिंदू महासभा। तो बाद तक आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एक दूसरे के साथ जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट, और फाइनली आप देखते हैं डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, या आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं बाद में होने लग जाती हैं इस घटना के बाद कि इवन महात्मा गांधी की हत्या तक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरीके की डिवीजन और इस तरीके के अपने इंटरेस्ट को बचाने का जो डर था, ठीक है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं वो भी है। ठीक है, लेकिन उसको बहुत समग्र, उसको बहुत डीप आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। खैर बहरहाल, तो ये दो फीचर हैं 1909 का मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म का, एक तो सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हिंदुस्तानियों की एंट्री। ठीक है, बजट के बारे में भी यहां पर को बात करी गई। ठीक है कि हम लोग बजट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो बात एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई, बाद में उसको डिनाई कर दिया गया था। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूछे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन 1909 का जो सबसे ग्रेट इफेक्ट है वो यही है कि सेपरेशन ऑफ टू डिजाइन अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, स्पेसिफाइड किसके लिए, मुस्लिम के लिए। ठीक है, 10 सालों में क्या फर्क पड़ा, देखिए 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट। ठीक है, अब अंग्रेजों को भी ये चीज लगने लगी थी कि हिंदुस्तान को अलग अलग, जो डाइवर्सिफाइड हिंदुस्तान की सोसाइटी है उसको अलग अलग प्रोमिसेस करके क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। वही काम उन लोगों ने भी किया। अब यहां पर को आप देखेंगे, यहां पर को एक सेपरेट इलेक्टोरेट और डिजाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में, अब 1919 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में तो स्टैब्लिश कर दिया गया था मुस्लिम्स के लिए, यहां पर को यूरोपियंस के लिए, सिख के लिए, ठीक है,
इस तरीके से क्या कर दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट इस्टेब्लिश कर दिए गए, जिससे हिंदुस्तान की सोसाइटी को अलग अलग तरीके से देखे जाने की या अलग अलग इंटरेस्ट को बजाए जाने का एक मैसेज जो है वो अंग्रेज हिंदुस्तानियों को दे पाए, हिंदुस्तान की सोसाइटी को डिवाइड कर पाए। ये इनका कहीं ना कहीं लक्ष्य रहा होगा, ठीक है, और ऐसे फैक्ट्स भी है। खैर बहरहाल 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आता है, दैट इज 1919, ठीक है। इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कवायद करी गई थी, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट बनाने की कवायद करी गई थी, और कुछ स्पेसिफाइड फैक्ट हैं इसके, ठीक है। जो लेजिस्लेशन का जो सब्जेक्ट था उसको डिवाइड कर दिया गया था, प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट के तौर पे, ठीक है। दैट मीन्स अब राज्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि कुछ सब्जेक्ट आपके पास है जिसके लिए आप लेजिस्लेचर बना सकते हैं, केंद्र को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, कुछ सब्जेक्ट हैं आपके पास, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। उस पर प्रोविंस के अंदर डायरकी कर दी गई। डायरकी का मतलब है कि सब्जेक्ट का इस तरीके से डिवीजन कर दिया गया कि कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए, कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर दिए गए, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर वॉइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पार्टिसिपेट कर सकती थी, जैसे वॉर है, मिलिट्री है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, जितने भी जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेंटर के पास आज भी हैं, ठीक है, उसके ऊपर कौन काम कर सकते थे, वॉइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहां पर को क्योंकि प्रोविंसेस की बात चल रही है तो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो किसके ऊपर काम करती थी, रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। रिजर्व लिस्ट के अंदर जैसे किस तरीके के हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सब्जेक्ट है जैसे वॉर हो गया, यहां पर को मैंने मेंशन नहीं किए हैं या नहीं टाइप हो पाए होंगे, खैर कोई बात नहीं। तो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर खास तौर पे ध्यान रखें, जैसे पुलिस है, डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अंदर डाले गए थे, रिजर्व लिस्ट के अंदर डाले गए थे। और ट्रांसफर लिस्ट के अंदर क्या डाले गए थे, ट्रांसफर लिस्ट के अंदर डाला गया था हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, सफाई, शिक्षा, इस तरीके की चीजें किसके अंदर डाली गई थी, ट्रांसपोर्ट के अंदर। और जो ट्रांसफर लिस्ट है इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसके मेंबर ट्रांसफर लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे नियम बना सकते थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है इसमें अपॉइंटेड मेंबर होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे, और खास तौर पे यूरोपियन और ब्रिटिश हुआ करते थे, ठीक है। द सब्जेक्ट इन द रिजर्व लिस्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्योंकि सारे अंग्रेज हैं, सारे एक्सपर्ट्स हैं, खास तौर पे अपॉइंटेड मेंबर हैं, गवर्नर जनरल के मेंबर हैं, तो ये इंडियंस के लिए या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियन मेंबर भी होते थे, ठीक है। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर बाइकैमरल एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। वॉइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें उसके अपने मेंबर होते थे, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसको हम बोल सकते हैं एक अपर हाउस होता था और एक लोअर हाउस होता था, ठीक है। जो ट्रांसफर लिस्ट है इसके जो सब्जेक्ट होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यू करती थी, और ये रेस्पॉन्सिबल होते थे यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर, मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए हमने अपॉइंट किया गया है, और एजुकेशन में किस तरीके का उसका रोल है या किस तरीके का उसका प्लान है, इसके क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उससे पूछे जा सकते थे। यही होता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब। जैसे इस समय अगर मैं बोलूं कि हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आर, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में बहुत बार चलता है, अभी आप लोगों ने देखा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस किया गया था, ठीक है, वो पास नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी रिसेंटली डिस्कस किया गया था। मणिपुर में जब बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है, उन घटनाओं में प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन करने के लिए अपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया। तो अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने के लिए। अपोजिशन या कोई भी व्यक्ति है क्वेश्चन आवर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिस्टर से। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये डिसाइड करती है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और क्योंकि ये पावर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो माना जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट मिलकर क्या करती है, सरकार चलाती है। ये अलग बात है कि सरकार का चेहरा जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं।
लेकिन कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो होता है उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन आवर में उनसे प्रश्न पूछा जाता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट मिलकर क्या कर रही होती है, सरकार चला रही होती है। ठीक है, बार बार आप लोग देखते होंगे, अगर आप पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना अनिवार्य है। वो इसी वजह से है, ठीक है, कि क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग होगा और सेंसिटिव होगा, दो चीजें, एक तो सेंसिटिव होना चाहिए, एक अपोजिशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, ऐसे में जो सरकार है वो बहुत बेहतरीन काम किसके लिए कर सकती है, अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने सिटीजन्स के लिए कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ फीचर्स, और फिर उस तरीके से हम आगे की तरफ को बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। ऑल द बेस्ट।